हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर। जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो सीरीज 6th क्लास के सभी चैप्टर्स के बारे में है। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से 6th क्लास के स्टूडेंट और जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अपना हिस्ट्री का ज्ञान बेहतर कर सकते हैं। और इस चैनल पर लंबे से लंबे चैप्टर को कम से कम शब्दों में समझाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे आपके समय की बचत होगी। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे से आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इस वीडियो सीरीज से जुड़ी अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को जरूर देखें। चलिए फिर बात करते हैं आज के क्लास डिस्क्रिप्शन की। आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 9 को कवर करेंगे, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहली हेडिंग है लोहार के औजार और खेती। दोस्तों, लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। अगर हम इनके स्रोतों की बात करें तो महापाषाण कब्र इसका सबसे अच्छा स्रोत है, जहाँ शव के साथ औजार और हथियार दोनों दफनाए गए थे। लगभग 2500 साल पहले इसके प्रयोग में बहुत तेजी से बढ़त देखने को मिली। जब धीरे धीरे मनुष्य का विकास हो रहा था और उसे रहने के लिए जगह चाहिए थी, इसके अलावा खेती करने के लिए भी जगह चाहिए थी, तो मनुष्य ने जंगल को साफ करना शुरू किया, जिसके लिए उसे कुल्हाड़ी की जरूरत थी और खेती के लिए हल के फाल को प्रयोग में लाया गया। अब जब धीरे धीरे लोहे का फाल का प्रयोग बढ़ा तो कृषि के उत्पादन में अपने आप बढ़त हुई। कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठाए गए, जैसे औजारों का उपयोग, खेती के ज्ञान का प्रसार और तो और सिंचाई व्यवस्था, जो कि खेती के विकास में मील का पत्थर साबित हुई। और बाद में स्थानीय नेतृत्व और शासकों ने इसके प्रयोग को बढ़ावा दिया, क्योंकि एक मजबूत राज्य को बनाने के लिए एक समृद्ध गांव का होना जरूरी है, क्योंकि भोजन और अन्य जरूरतें गांव से पूरी होती थी। समय के साथ साथ जैसे जैसे कृषि में विकास हुआ, उसमें नए तरह के औजार, रोपाई की विधि और सिंचाई व्यवस्था का नवीनीकरण होने लगा। अब सिंचाई करने के लिए पानी की जरूरत थी, जिसके लिए कई सारे स्रोतों को अपनाया गया, जैसे कि नहर, कुएं, तालाब और कृत्रिम तालाब आदि। अब जैसा कि आप जानते हो कि यदि सिंचाई व्यवस्था ठीक ठाक हो तो खेती के हर क्षेत्र में परिवर्तन अपने आप ही हो जाते हैं। जैसे सिंचाई व्यवस्था के आने के बाद किसान और ज्यादा मेहनत करने लगे ताकि ज्यादा उत्पादन हो। दूसरा, क्योंकि पहले पानी की कमी की वजह से फसल होने या ना होने की अनिश्चितता बनी रहती थी, अब इस विषय पर किसान काफी हद तक निश्चिंत हो चुके थे। तीसरा, शासकों द्वारा किसानों से उनकी फसल का एक बड़ा भाग कर के रूप में ले लिया जाता था, जिसके स्वरूप में समय के साथ बढ़त देखने को मिली, क्योंकि जैसे जैसे शासक अपने क्षेत्र का या अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहे थे, वैसे वैसे उन्हें सेना रखने, संसाधन जुटाने, जनता का रखरखाव करने तथा निर्माण कार्य आदि करवाने के लिए धन की आवश्यकता थी। इसीलिए शासक किसानों और समाज के अन्य वर्गों पर कर के स्वरूप में इस धन की उगाही करते थे। इसीलिए भी किसानों ने ज्यादा उत्पादन करने में अपनी रुचि दिखाई। इसके अलावा शासकों द्वारा खेती को सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसमें विकास करने के लिए सिंचाई योजना बनाई गई और किसानों को वित्तीय मदद भी दे दी गई, जिससे सिंचाई व्यवस्था की बढ़त को
और भी समर्थन मिला। अब हमने गांव में काम कर रहे लोगों के पेशे के बारे में तो जान लिया। प्रश्न यह है कि गांव में कौन लोग रहते थे। इसका उत्तर यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी और दक्षिणी भाग में मुख्यतः 3 प्रकार के लोग रहते थे। यदि बात करें दक्षिणी भाग की यानी तमिल क्षेत्र की, तो पहले नंबर पर आते हैं बड़े भूस्वामी, जिन्हें वहां की स्थानीय भाषा में वेल्लला कहा जाता था। दूसरे नंबर पर आते हैं साधारण हलवाई, जिन्हें स्थानीय भाषा में उड़वार कहा जाता था। तीसरे नंबर पर आते हैं भूमिहीन मजदूर और दास, जिन्हें स्थानीय भाषा में कडेसियार और आदिमई कहा जाता था। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तरी भाग की, जहां ग्राम भोजक यानी गांव का प्रधान व्यक्ति को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। अगर इस पद की बात करें तो हम पाएंगे कि यह पद आनुवांशिक था, यानी एक ही परिवार के सदस्य इस पद पर बने रहते थे। ग्राम भोजक गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। दास और मजदूर इनके यहाँ काम करते। इसके अलावा इसे कर उगाही का अधिकार शासक ने दे रखा था, यानी यह अपने क्षेत्र से कर इकट्ठा करता था। और तो और न्यायाधीश और पुलिस की भूमिका निभाना भी इसका कर्तव्य था, यानी राजस्व वसूली से लेकर क्षेत्र की कानूनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का जो कार्यभार है वो ग्राम भोजक के पास था। समाज के अन्य वर्गों की बात करें तो उसमें पहले नंबर पर आते हैं स्वतंत्र किसान, यानी वे किसी के अधीन काम नहीं करते थे और इन्हें गृहपति नाम दिया गया था। इसके अलावा समाज में छोटे किसान भी देखे गए, जो अपनी छोटी मोटी जमीन पर खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। और सबसे बदतर स्थिति में भूमिहीन किसान आते थे, जिन्हें दास कर्मकार की श्रेणी में भी रखा जाता था, जो दूसरों की जमीन पर काम करके अपना गुजारा करते। समाज के अन्य वर्गों की बात करें तो इसमें शिल्पकार जैसे लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर आदि आते हैं। ये सभी वर्ग मिलकर गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते थे, जिसके बल पर नगर और शासक अपना विकास करने में सक्षम हो पाए। अब जितनी भी सूचनाएं आपको मिलती हैं इतिहास के बारे में, वे किसी न किसी स्रोत पर आधारित होती हैं। ऊपर जिन विषयों के बारे में हमने चर्चा की वे किसी न किसी स्रोत पर आधारित थी। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ का सबसे अहम लिखित स्रोत संगम साहित्य को माना जाता है, जिसकी रचना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसके नाम का जो उद्भव है वो मदुरै नाम के शहर में हुए कवि सम्मेलन में हुआ, जहां इसका संकलन हुआ था। जिन 3 नामों की चर्चा हमने गांव में रहने वाले 3 वर्गों के रूप में की थी, उनके स्थानीय नाम भी संगम साहित्य से ही निकले थे, जो कि आज तक का दक्षिण भारत का सबसे प्रसिद्ध साहित्य है, जिसके आधार पर बहुत से इतिहास की गुत्थियों को सुलझाना इतिहासकारों और इतिहास के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। अब तक हमने बात की गांव के बारे में, जो कि समाज के सभी व्यवस्थाओं के संचालन के लिए एक आधार माना जाता है। अब आते हैं नगर व्यवस्था पर। आप ये कहेंगे कि नगरों के बारे में हम कैसे जानेंगे? हम नगरों के बारे में कहानियों, अलग अलग यात्राओं के विवरण, मूर्तिकला और पुरातत्व यानी कि जो भी खुदाई होती है और उनमें जो भी सामान मिलता है उसका आकलन करने के बाद जो निचोड़ निकलता है के माध्यम से कर सकते हैं। भगवान बुद्ध के विषय में जब भी बात होती है तो हम जातक कहानियों के बारे में जरूर सुनते हैं। जातक कहानियों का संकलन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था, जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के बाद
बौद्ध धर्म के प्रचार में लगे रहते थे। जातक कहानियों के माध्यम से हम उस समय के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अगला स्रोत है मूर्तिकला। जिन विषयों पर मूर्ति बनाई जाती थी वे इस प्रकार हैं: शहर, गांव और जंगल से जुड़ा जीवन, क्योंकि मुख्यतः उस समय समाज की हर व्यवस्था इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमती थी, जो कि समय के साथ अपना विकास करते रहे। इन मूर्तियों को बना देने के बाद इन्हें अधिकतर लोगों के आने जाने की जगह यानी पब्लिक प्लेस पर स्थापित कर दिया जाता था, जैसे इमारत की रेलिंग, खंबे और प्रवेश द्वार आदि। शासकों के महल, बाजार और घरों के ढांचे से जुड़े अवशेष कम ही देखने को मिलते हैं। हो सकता है समय के साथ ये नष्ट हो गए हों। घरों के छप्पर, जो कि घरों की छत पर लगाया जाता था, वह लकड़ी, मिट्टी और कच्ची ईंट के प्रयोग से बनाए जाते थे, जिनका लंबे समय तक टिके रहना संभव नहीं है। इसीलिए इनके प्रमाण भी कम ही मिले हैं। इसके अलावा जो यात्री भारतीय उपमहाद्वीप में यहाँ की व्यवस्था को समझने, यहाँ के जीवन को जानने और अन्य कारणों से यात्राएं करने के लिए आए और उन्होंने जो भी यहाँ देखा, अपने अनुभवों को आगे की पीढ़ियों तक पहुँचाने के लिए उसे लिखित स्रोत में बदल दिया। और कई देशों और क्षेत्रों से नाविक भी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करते थे। संभवतः नाविक व्यापार आदि करने के लिए यहाँ आते होंगे और अपने यहाँ की सूचना, रीति रिवाज, संस्कृति का आदान प्रदान भारतीय लोगों के साथ करते होंगे और बदले में यहाँ की संस्कृति और अन्य सूचनाओं का प्रसार भी अपने यहाँ करते होंगे। इन्हीं सब के चलते उन्होंने अपने अनुभवों को स्रोतों के रूप में बदल दिया। एक यूनानी नाविक का आपको आगे की स्लाइड में उदाहरण देखने को मिलेगा। स्क्रीन पर दिख रही ये स्लाइड एक जातक कहानी का उदाहरण है, जिसे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। और उससे अगला पेज इसी का अंश है। बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम की कहानी एक नाविक स्रोत से जुड़ी है, जिसे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। जैसा कि हमने मूर्ति कला को एक अहम स्रोत बताया था, जिसके माध्यम से हम उस समय के सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, इसके अलावा आर्थिक जीवन, समाज के वर्ग, समाज की अलग अलग व्यवस्थाओं के बारे में जान सकते हैं। हम ये भी जान सकते हैं कि उस समय कला के क्षेत्र में किस तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। अब स्क्रीन पर जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वे सांची की मूर्ति कला का है, जो कि आज के एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है और इसमें शहर के दृश्य की एक सुंदर झलक दिखाई गई है। अगला चित्र है वलय कूप का, जो कि घुसलखाने, नाली और कूड़ेदान आदि के संबंध में प्रयोग में लाया जाता था और यह लगभग प्रत्येक घर में पाए गए। इसका सीधा सीधा मतलब यह निकलता है कि उस समय भी वेस्टेज के विघटन की भी व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से की गई थी। अब बात करते हैं सिक्कों की, जो कि आर्थिक व्यवस्था का एक अहम पहलू है। ये वह माध्यम है जिसके जरिए व्यापार में लेन देन, दान और राज्य के अन्य वित्तीय कार्य सफल हो पाते थे। बाद के दौर में जब इतिहासकारों ने खुदाई आदि कार्य शुरू करे तो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत से सिक्के मिले, जिनमें सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्कों को माना गया, जो कि लगभग 500 साल तक प्रचलन में रहे। इन सिक्कों को सोने और चांदी के धातु पर अलग अलग आकृतियों पर चोट मार के या आहत करके बनाया जाता था। वीडियो में हम आगे यातायात से संबंधित विषयों की चर्चा करेंगे। इससे पहले संगम साहित्य की एक छोटी सी कविता को
आप वीडियो को पॉज करके जरूर देखें, जिसका नाम है विनिमय के अन्य साधन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नगरों की यानी शहरों की, क्योंकि बहुत सारी गतिविधियों का यह एक मुख्य केंद्र था, जिसके तहत हम मथुरा की बात करेंगे। मथुरा जो कि 2500 साल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण नगर रहा। यह यातायात और व्यापार के लिए दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। पहला रास्ता है उत्तर पश्चिम से पूरब तक और दूसरा रास्ता है उत्तर से दक्षिण तक। इस नगर के चारों ओर किलेबंदी के प्रमाण मिलते हैं। इसमें बहुत सारे मंदिर भी मिले हैं। क्योंकि यह एक नगर था, इसीलिए इस नगर के जो निवासी थे उनके लिए गांव में किसानों और पशुपालकों द्वारा भोजन की व्यवस्था की जाती थी, यानी भोजन उत्पादन किया जाता था और फिर वह नगरों में भेज दिया जाता था। मथुरा को मूर्तियां बनाने का अहम केंद्र भी माना जाता है। इसकी महत्ता की बात करें, यानी इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, तो हम पाएंगे कि लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाण शासकों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा को एक अहम धार्मिक केंद्र भी माना गया। यहाँ पर बहुत से बौद्ध विहार और जैन मंदिर मिले हैं। इसके अलावा कृष्ण भक्ति का केंद्र भी इसे माना गया है। यहाँ पर बहुत सारे अभिलेख भी मिले हैं जो प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर उकेरे गए थे, जिनमें से अधिकांश संक्षिप्त यानी छोटे अभिलेख थे जो कि दान देने संबंधी विषयों से जुड़े थे। उस समय दान आदि राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकार और समाज के और भी अन्य वर्गों द्वारा दिया जाता था। आइए जानते हैं शिल्प और शिल्पकार के बारे में। पुरातत्व विधि द्वारा की गई खुदाई में उत्तरी काले चमकीले पात्र यानी बर्तन मिले हैं। ये मिट्टी के पतले और सुंदर बर्तन थे जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से में पाए गए, जिनका रंग काला था और चमक इनकी खासियत थी। इस समय पर कपड़ों का उत्पादन भी बहुत महत्वपूर्ण था। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में वाराणसी और दक्षिणी भाग में मदुरै को कपड़ों के उत्पादन का एक अहम केंद्र माना जाता था, जहां पुरुष और महिलाएं दोनों ही काम करती थे। समाज में दो तरह की श्रेणियां पाई गई जिन्होंने संघ निर्माण किया। पहली श्रेणी है शिल्पकारों की, जिनका कर्तव्य था लोगों को प्रशिक्षण देना यानी उनको ट्रेनिंग देना। दूसरा काम था कच्चा माल उपलब्ध कराना और तीसरा काम था सामान बनने के बाद उसका वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन करना। अब दूसरी श्रेणी थी व्यापारियों की। इनका मुख्य काम था व्यापार को ठीक ढंग से संचालित करना। इन व्यापारिक श्रेणियों का प्रयोग बैंक के रूप में किया जाता था, जहां पर लोग अपने पैसे को जमा करते थे और बदले में लाभ कमाते। आज की तरह ही जो पैसा बैंक में जमा किया जाता था उसे निवेश में लगाया जाता और उससे लाभ कमाया जाता। इसके अलावा इसके कुछ हिस्से को दान स्वरूप भी दे दिया जाता था। इससे हमें यह जानने को मिलता है कि उस समय भी सही नेतृत्व और संगठन का प्रचलन था। अब स्क्रीन पर आपको एक स्लाइड दिख रही होगी जिसका टाइटल है सूत कातने और बुनने के नियम। यह नियम चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र से लिए गए हैं, जिसे हमने पिछले चैप्टर में ही समझा था। इसे आप वीडियो पॉज करके जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। अब आज का सूक्ष्म निरीक्षण कर लेते हैं, जिसका विषय है अरिका मेडु। लगभग 2200 से 1900 साल पहले यह एक पत्तन के रूप में विकसित हुआ, जहां पर जहाजों से सामान उतारा जाता था, जो कि एक व्यापारिक गतिविधि का हिस्सा है। यहाँ एक गोदाम रूपी ढांचा भी मिला है, जहां पर सामान को स्टोर करके रखा जाता होगा।
इसके अलावा भूमध्य सागरीय एम्फोरा जैसे बर्तन भी मिले हैं, जो कि संभवतः तरल पदार्थ जैसे तेल आदि को रखने के लिए प्रयोग में लाए जाते होंगे। एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। एरेटाइन इटली के एक शहर का नाम है और मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर इसे बनाया जाता था। कुछ बर्तन ऐसे मिले हैं जिनके डिजाइन तो रोम के हैं, पर उनका निर्माण यहीं पर हुआ है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसके उदाहरण इस प्रकार हैं: रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन आदि। अब कपड़े का उत्पादन करने के साथ साथ उसकी रंगाई करनी भी जरूरी है, जिसके लिए बड़े बड़े कुंड बनाए गए थे और मनके बनाने के लिए शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग भी किया जाता था। जो चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह अभिलेख लिखे हुए बर्तन का चित्र है। अब बात करते हैं अन्यत्र की, जिसका आज का विषय है रोम, जो कि यूरोप का सबसे पुराना शहर माना जाता है। यह एक बड़े साम्राज्य की राजधानी रहा। इसका विकास लगभग उसी समय हुआ था जब भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा के मैदान में बसावट हो रही थी। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ है। यहाँ के महत्वपूर्ण शासक अगस्टस रहे, जिन्होंने कई मंदिर, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन के लिए रंगमंडल, स्नानागार और महल आदि इमारतें बनवाई। इसके अलावा बड़े बड़े जलवाही सेतु निर्माण करवाए, जिसके माध्यम से शहर के फव्वारे, स्नानागार और घुसलखानों में पानी की आपूर्ति की जाती थी। दोस्तों, इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये पसंद आएगा, और अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि नए वीडियोस के लिए आगे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें।